आज हम भारतीय संविधान का भाग 3 जो आपको पता है। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इसलिए हम मौलिक अधिकार को बहुत ही गहन रूप में समझने का प्रयास करेंगे। वैसे मौलिक अधिकार बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि संविधान के कुल 23 अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के कुल 23 अनुच्छेद, और वो अनुच्छेद हैं 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35 तक, यानी कुल मिला के 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अनुच्छेद मिसिंग है 31। आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 12 से 30 तक है और अनुच्छेद 32 से 35 तक है, जिसमें एक अनुच्छेद 31 जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो संविधान संशोधन के द्वारा संविधान मूल अधिकार से उसको निकाल दिया गया था और वो एक कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताएंगे कि कुल 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। अब देखिए, संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या रहा होगा। मूल अधिकारों को समाविष्ट करने का जो उद्देश्य था वह विधि के शासन की स्थापना करना है, यानी भारत में विधि के शासन की स्थापना हो सके, इस विषय को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। तो मूल अधिकार के बारे में अब हम एक एक अनुच्छेद को समझते हैं कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद 12 में जो लिखा गया, अनुच्छेद 12 में यह प्रावधान है कि संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें देखिए, भाग 12 में जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द का मतलब कि हमें जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो राज्य के शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, शामिल होंगी, जिनके विरुद्ध हमें मूल अधिकार प्राप्त होगा, इसको परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया। लेकिन अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वह राज्य की परिभाषा सिर्फ जो मूल अधिकार भाग 3 में जहाँ जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ के लिए वह मान्य होगा। अन्य संविधान में अन्य जगह पे जो राज्य शब्द आएंगे उसका परिभाषा अलग होगी। यह जो राज्य की परिभाषा है यह सिर्फ भाग 3 के लिए रखा गया। तो इस राज्य में हम देखते हैं कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। राज्य शब्द का अभिप्राय मुख्यतः केंद्र व राज्य सरकार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि, ये सभी जो हैं यह राज्य माना जाएगा। इन लोगों के विरुद्ध, नगर पालिकाओं के विरुद्ध, ग्राम पंचायतों के विरुद्ध, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, माइनिंग सेटलमेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन सब के विरुद्ध हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगर इनके द्वारा किसी भी रूप से हमारे मौलिक अधिकारों का, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 12 में बताया गया कि राज्य शब्द जो है वह राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे। अब दोस्तों नंबर आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 नागरिकों के मौलिक अधिकार का आधार स्तंभ इसको माना जाता है। अनुच्छेद 13 जो है ना, इसे ही नागरिकों के मौलिक अधिकार का आधार स्तंभ माना गया है। अनुच्छेद 13 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब न्यायालय ऐसे कानून को जो भारत के नागरिकों के मूल अधिकार को किसी भी रूप से कम करता हो या मूल अधिकारों का हनन करता हो, तो उच्च न्यायालय या देश का उच्चतम न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
उस स्तर तक अवैध घोषित कर सकता है जिस स्तर तक वह मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। तो यह दोस्तों हम अनुच्छेद 12 और 13 को समझें। आगे के अनुच्छेदों को समझने के लिए 12 और 13 को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और 13 में दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 में प्रदान की गई है। अब भारतीय संविधान में जो सबसे पहला अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया गया, वह अधिकार, सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक अगर हम उसको शॉर्ट में समझें तो 14 जो है वह आपको समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को वर्जित करता है। अनुच्छेद 16 जो है वह सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। तो यह तो उसका मतलब शॉर्ट में एक रूप है कि 14, 15, 16, 17, 18 जो है वो किससे रिलेटेड है। और वाकई में 14 से 18 तक जो भी हैं वो समानता के अधिकार से ही संबंधित है। किंतु हम इस वीडियो में अनुच्छेद का गहन अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद के अंदर लिखी गई बातों और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है वह यह है कि विधि के समझ समानता, इसमें 2 वाक्यांशों का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता अथवा विधियों के समझ संरक्षण प्रदान करता है। इसमें जो 2 वाक्य हैं, विधि के समझ समता, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन की भावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। मतलब जो संविधान में विधि के शासन की बात कही गई है, यह अनुच्छेद 14 में ही समाहित है और यह जो है संविधान के आधारभूत ढांचा है। इससे हम अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके भी नहीं हटाया जा सकता है। मतलब इसमें जो हमारी विधि के शासन की स्थापना का जो भाव है उसे संविधान का मूल ढांचा माना गया है, और जिसे संसद भी संविधान संशोधन करके उसे हटा नहीं सकती। अनुच्छेद 14 में ही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। अनुच्छेद 14 जो है उसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। यह क्वेश्चन आता है कभी कभी कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो हम बताएंगे कि अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में नागरिक शब्द के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अनुच्छेद 14 की एक विशेषता और है कि यहाँ पे नागरिक शब्द के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यक्ति शब्द अर्थात अनुच्छेद 14 का संरक्षण नागरिक तथा अनागरिक दोनों को प्राप्त है। मतलब इस संविधान में अनुच्छेद 14 में जो लिखा गया, वहाँ यह नहीं कहा गया कि यह जो अधिकार है यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। वहाँ नागरिक के स्थान पर व्यक्ति शब्द की प्रयोग की गई है, जिसका अर्थ है कि यह जो अधिकार है यह नागरिक तथा अनागरिक दोनों को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 आदि का संरक्षण केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 14 सिर्फ ऐसा है जो नागरिक अनागरिक दोनों को प्राप्त है। उसके अतिरिक्त 15, 16, 17, 18 यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 14 में ही हमारे संविधान के नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है वो निहित है। और इसमें 2 शब्द यूज किए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधि के समझ समता, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, और विधियों के समान संरक्षण, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब इसमें अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार को और अच्छे से परिभाषित किया है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, उसके धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे उसके साथ कोई विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में एक
चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो जन्म स्थान है, यह जन्म स्थान के आधार पर विभेद को वर्जित करता है, निवास स्थान के आधार पर विभेद को वर्जित नहीं करता है। निवास स्थान जन्म स्थान से अलग होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो सकता है और वह निवास कहीं और कर सकता है। तो निवास स्थान के आधार पर अगर उससे विभेद की जाती है तो इसे अनुच्छेद 15 का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। लेकिन जन्म स्थान के आधार पर अगर उसके विभेद होता है तो यह 15 का अतिक्रमण समझा जाएगा। अनुच्छेद 15(1) का जो भाग है, राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है। कौन? अनुच्छेद 15(1). जो 15(1) है, राज्य को केवल किसके आधार पर विभेद को रोकता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है। अब 15(2) को देखिए। 15(2) में क्या है? राज्य एवं नागरिक दोनों के द्वारा, 15(2) में यह लिखा गया है कि राज्य एवं नागरिक दोनों के द्वारा केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थान, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो जो सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित हो या आंशिक रूप से वित्त पोषित हो, वहाँ पे विभेद को वर्जित करता है। विभेद को वर्जित मतलब वहाँ हम इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 के 2 में। अनुच्छेद 15 का 3 क्या है? अनुच्छेद 15 के 3 में लिखा गया है कि राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसके संरक्षण के लिए उपवन बना सकते हैं। हालांकि 15(1) में जो लिखा गया है कि लिंग के आधार पर विभेद को वर्जित किया गया है, लेकिन 15(3) में यह प्रावधान कर दिया गया है कि बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए सरकार चाहे तो उपवन बना सकती है और इसमें 15(1) के अतिक्रमण का सवाल नहीं होगा। और इसके 15(1) के अतिक्रमण के मुद्दे पे हम इसको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(3) में अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) जो है दोस्तों, 15(4) अनुच्छेद 15(4) यह प्रथम संशोधन में जोड़ा गया था। 15(3) यह तो संविधान लागू होते समय ही, शुरू में ही इसको सम्मिलित किया गया था, लेकिन 15(4) की आवश्यकता संविधान लागू होने के बाद सरकार को महसूस हुई कि इसमें संशोधन होना चाहिए, जो सामाजिक भावना को बढ़ाने के लिए, समानता को बढ़ाने के लिए, समानता को लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 15(4) को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 15(4) यह प्रावधान किया गया था कि यह राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 15 का 4। अनुच्छेद 15 का 4 अधिकार प्रदान करता है राज्य को कि किन्हीं सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी 15(4) में ही सरकार को यह अधिकार प्राप्त है, राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों या जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता और इसे 15(1) का अतिक्रमण नहीं समझा जाएगा। तो 15(1) अब क्लियर है दोस्तों। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) को आप समझ चुके हैं, 14 को समझ चुके हैं। अब हम अनुच्छेद 16 को समझते हैं। अनुच्छेद 16 जो आपको पहले ही बताया गया था कि यह सार्वजनिक नियोजन के मामले में, यानी सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है कि कोई भी अगर नियुक्तियां हो रही हैं सार्वजनिक क्षेत्र में तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 को समझने की कोशिश करते हैं। सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 यह प्रावधान करता है कि जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास, वंशक्रम के आधार पर किसी नागरिक को
अयोग्य नहीं समझा जाएगा और ना ही विभेद किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 16 यह प्रदान कर रहता है कि सार्वजनिक नियुक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास, वंशाक्रम के आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य नहीं समझा जाएगा और उसके साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 16 का प्रावधान गैर सरकारी नौकरियों के बारे में लागू नहीं होते हैं। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ पे हम 16 के आधार पर क्लेम नहीं कर सकते कि वहाँ पे समानता का अधिकार प्राप्त हो और आपका साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके। मतलब 16 का जो अधिकार है एक रूप से हम कह सकते हैं वह हमें सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, प्राइवेट निकायों के विरुद्ध नहीं प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 16(1) में वर्णित समान नियमों के 3 अपवाद भी हैं जो अनुच्छेद 16(2), 16(3) तथा 16(4) में वर्णित है। 16(2) अन्य आधारों पर वंशक्रम तथा निवास स्थान को शामिल किया गया है। यानी निवास स्थान के आधार पर उसमें भेदभाव हो सकता है। जैसे क्या है कि राज्य की सेवाओं में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषा में परीक्षण आवश्यक होता है। अतः यह अनुच्छेद 15 का अतिक्रमण भी नहीं समझा जाएगा और 16 का भी अतिक्रमण नहीं समझा जाएगा। तो 16(2), 16(3), 16(4) में यह वर्णित है कि किस व्यवस्था में, किस स्थिति में सरकार अलग अलग वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती हैं। अनुच्छेद 17 को समझते हैं। अनुच्छेद 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समाज में बदलाव के लिए बहुत आवश्यक थी, जो संविधान में पहले ही इसे शामिल किया गया था। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी भेदभाव को खत्म करता है, छुआछूत को खत्म करता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं अपितु नागरिकों के विरुद्ध भी है। मतलब यह जो अधिकार है अनुच्छेद 17 का अधिकार, यह हमें सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। मतलब राज्य बस हमसे भेदभाव या छुआछूत की भावना नहीं रख सकता, यह हमें नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। मतलब कोई नागरिक किसी भी नागरिक के साथ छुआछूतहीन भावना और भेदभाव की भावना नहीं रह सकता। अनुच्छेद 17 केवल शाब्दिक अस्पृश्यता का निषेध नहीं करता, अपितु जाति प्रथा और परंपरा से चली आ रही अस्पृश्यता का निषेध भी करता है। अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है कि जो परंपरा से पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो परंपरा आती आ रही है कि छुआछूत का भावना, निम्न किसी भी व्यक्ति को निम्न समझना, यह जो है इस चीज़ को भी खत्म करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 सिर्फ अस्पृश्यता के उल्लंघन से है, रिलेटेड है। अनुच्छेद 17 के बाद नंबर आता है अनुच्छेद 18 का। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अनुमूलन करता है। अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अनुमूलन करता है। इसमें यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 18 किसी भी नागरिक, चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, को उपाधियां प्रदान करने से मना करता है। अनुच्छेद 18 के उपबंधों के तहत भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 में यानी जो भी उपाधियां पहले राजा महाराजाओं को उपाधियां प्राप्त होती थी, वह उपाधियां जो है वह अनुच्छेद 18 में उनको खत्म कर दिया गया है। और फिर यह प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, उसको राज्य जो है कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगी। और कोई व्यक्ति अगर विदेश से नागरिक कोई उपाधियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। हालांकि अनुच्छेद 18 जो है निषेधात्मक प्रकृति का है, आदेशात्मक प्रकृति का नहीं है। और इस उपबंधों की अवहेलना करने वाले के लिए संविधान में किसी दंड की व्यवस्था का उपबंध नहीं किया गया। मतलब अनुच्छेद 18 को अगर कोई 18 का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान अभी तक भारतीय संविधान में नहीं किया गया। किंतु संसद को कानून बनाकर दंड की व्यवस्था करने की पूरी शक्ति प्रदान की गई है। संसद चाहे तो ऐसी कानून बना सकता है कि अगर कोई नागरिक उपाधि धारण करता है या उपाधि स्वीकार करता है किसी विदेशी सरकार से, तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान होगा, यह संसद उसके निर्माण कर सकती है। हालांकि संसद ने अभी तक कोई ऐसी विधि पारित नहीं की है कि उपाधियों का, अगर उपाधियां कोई स्वीकार करता है तो उसके साथ
कौन सा सज़ा दिया जाएगा या कैसा यह व्यवहार किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अनुच्छेद 18(1) जो है, 18(1) में सेवा या विधि संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है। यानी 18(1) ऐसा है जो सेवा या विधि संबंधी उपाधियां देने का अनुमति दे रहा है, क्योंकि उनसे सैनिक शक्ति की मजबूती, देश की प्रगति व वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप लगभग मूल अधिकार में जो पहला मूल अधिकार समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे के जो अधिकार हैं आपको वह समझाया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में प्राप्त है, और 19 से 22 तक के स्वतंत्रता के अधिकार को भी हम इसी तरह से एक एक रूप में एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करेंगे।